हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर भारत और दक्कन मतलब तीन साम्राज्यों का युग जिसमें कि पाल साम्राज्य के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की और पाल साम्राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई और पाल साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से शासकों ने शासन किया। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रहें। क्योंकि संसाधनों का अभाव है, लेकिन एक जुनून है कि कुछ न कुछ तो रोज करना ही करना है। तो चलिए देखते हैं पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य की स्थापना संभवतः 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। तो गोपाल ने की थी 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना। उस क्षेत्र में व्यापार अराजकता को समाप्त करने के लिए क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों ने उसे राजा के रूप में चुन लिया। शाही परिवार तो दूर, गोपाल किसी ऊंचे परिवार में भी नहीं जन्मा था और उसके पिता संभवतः एक सैनिक थे। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन कर लिया था। 770 ईस्वी में गोपाल का पुत्र धर्मपाल राजा बना, जिसने 810 ईस्वी तक शासन किया। कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों का त्रिपक्षीय संघर्ष उसके शासनकाल का मुख्य तत्व था। प्रतिहार राजा गौड़ बंगाल पर चढ़ाया, लेकिन कोई निर्णय हो सके इसके पहले ही प्रतिहार राजा को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हरा दिया। वो राजस्थान के रेगिस्तान में शरण लेने के लिए बाध्य हो गया। फिर ध्रुव दक्कन लौट आया। इसके कारण धर्मपाल के लिए मैदान खाली हो गया। उसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और एक शानदार दरबार लगाया, जिसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान आदि के अधीनस्थ शासकों ने हिस्सा लिया। कहा जाता है कि धर्मपाल का शासन भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की आखिरी हद तक फैला हुआ था और संभवतः मालवा और बरार भी उसमें शामिल थे। स्पष्ट रूप से इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों के शासकों ने धर्मपाल की अधिराजी स्वीकार कर ली थी। धर्मपाल का विजय काल 790 और 800 ईस्वी के बीच का माना जा सकता है, लेकिन धर्मपाल उत्तर भारत में अपनी सत्ता को अस्थायी नहीं बना सका। नागभट्ट द्वितीय के काल में प्रतिहारों की शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। धर्मपाल पीछे हटा, मगर मुंगेर के पास हरा दिया गया। बिहार और आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश पालों और प्रतिहारों के बीच टकराव का कारण रहा। हालांकि बंगाल के अलावा बिहार भी अधिकतर पालों के नियंत्रण में ही रहा। उत्तर में मिली असफलता नेपाल शासकों को दूसरी दिशाओं में प्रयास करने के लिए बाध्य कर दिया। धर्मपाल का बेटा देवपाल 810 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 40 वर्षों तक शासन किया। उसने अपना नियंत्रण प्रागज्योतिषपुर, जिसको असम कहते हैं, और उड़ीसा के कुछ भागों में भी स्थापित किया। संभवतः आधुनिक नेपाल का एक भाग भी पालों के अधीन आ चुका था। इस तरह 8वीं सदी के मध्य से लेकर 9वीं सदी के मध्य तक लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल राजाओं का वर्चस्व रहा। कुछ समय तक उनका नियंत्रण बनारस तक फैला रहा। उनकी शक्ति की गवाही सुलेमान नाम के एक अरब सौदागर ने दी है, जो 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था और उसने यहाँ एक वृतांत लिखा। वह पाल राज्य को रुहमा या धर्मा अर्थात धर्मपाल का संक्षेप में धर्मा कहता है। इसके अनुसार पाल राजा का अपने पड़ोसी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से युद्ध चलता रहता था, पर उसकी सेना उसकी विरोधियों की सेनाओं से अधिक थी। वह हमें बतलाता है कि 50,000 हाथियों की सेना लेकर चलना पाल राजा का कायदा होता था और सेना में 10,000 से 15,000 व्यक्ति कपड़ों की सफाई और धुलाई में लगे रहते थे। इन आंकड़ों में अतिशयोक्ति हो तो भी हम मान सकते हैं कि पालों के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि उनकी एक विशाल अस्थायी सेना थी या उनकी सेना अधिकतर सामंतों पर आधारित थी। पालों के बारे में तिब्बती वृत्तांत भी हमें सूचनाएं देते हैं। हालांकि ये 17वीं सदी में लिखे गए थे।
इनके अनुसार पाल शासक बौद्ध, ज्ञान विज्ञान और धर्म के महान संरक्षक थे। ये पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है। पूरे पूर्वी जगत में प्रसिद्ध रह चुके नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुत्थान किया और उसका खर्च पूरा करने के लिए उसने 200 गांव अलग कर दिए थे। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किसने किया, तो धर्मपाल ने किया था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया, जिसकी प्रसिद्धि नालंदा से कुछ ही कम थी, मगर यह मगध में गंगा के किनारे मनमोहक वातावरण के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। पालों ने अनेक विहार बनवाए जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की बड़ी संख्या रहती थी। तिब्बत से भी पाल शासकों के गहरे संबंध थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों शांतरक्षित और दीपांकर को तिब्बत निमंत्रित किया गया और उन्होंने बौद्ध धर्म के एक नए रूप को प्रचलित किया। फलस्वरूप अनेक तिब्बती बौद्ध अध्ययन के लिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आए। यूँ तो पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, पर शैव और वैष्णव मतों को भी उन्होंने संरक्षण दिया। उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या को, जो भाग कर बंगाल पहुँचे थे, दान दिया। उनकी आबादी के कारण पश्चिम बंगाल में कृषि का प्रसार हुआ तथा अनेक पशुपालक और खाद्य संग्राहक समुदाय अस्थायी रूप से बसकर खेती करने लगे। बंगाल की बढ़ती समृद्धि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों अर्थात बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बनाने में भी सहायक सिद्ध हुई। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार बहुत ही लाभदायक था, जिससे पाल साम्राज्य में समृद्धि में बढ़ोतरी हुई। इन देशों के साथ व्यापार के कारण बंगाल में सोना और चांदी का भंडार भी बढ़ा। शैलेंद्र शासक जो बौद्ध थे तथा मलाया, जावा, सुमात्रा और पड़ोसी देशों पर राज्य करते थे, उन्होंने पालों के दरबार में अनेक राजदूत भेजे। उन्होंने नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति भी मांगी तथा उसके रखरखाव के लिए पाल राजा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना भी की। यह प्रार्थना मान ली गई। इसे दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध का पक्का सबूत माना जा सकता है। इस काल में फारस की पहाड़ी क्षेत्र के साथ भी व्यापार बढ़ा। तो आपने देखा कि पाल साम्राज्य किस तरीके से समृद्धि के सोपान पर था और पाल साम्राज्य का अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार से उसके सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे। पाल साम्राज्य किस धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे और उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। तो प्लीज़ अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। जय हिंद।